हेलो, जय श्री राम बच्चों। आज मैं शिव भक्त एम के सर। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित, जिसका जो पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और आपके जितने भी भाई बहन है परिवार में, आप उन सबको शेयर करें चैनल को, और सभी जो है आनंद उठाएं। आप सीखे मैथ्स, कैसे मैथ समझ में आती है, कैसे मैथ सीखी जाती है, कैसे मैथ्स पढ़ी जाती है, इन सब का जवाब जो है वो आप जब पढ़ेंगे, आप देखेंगे वीडियो तो, और किस तरह से मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाए जाते हैं, वो सारी की सारी डिटेल जो है, सब पढ़ने के तरीके कैसे पढ़ते हैं, उन सबको हम सीखेंगे मैथ्स के साथ साथ। तो आप चैनल को लाइक करते रहे। मैं शिव भक्त एम के सर। और मैथ्स में जिन बच्चों को मैथ्स हार्ड लगती है, जिन बच्चों को मैथ्स कम समझ में आती है, उन बच्चों के लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में मैथ्स को कन्वर्ट करके आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आप देखें, समझे और सीखते जाएं। तो अभी बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करें कि भूमिका की। तो जैसे वास्तविक संख्याएं, कौन सी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है? दुनिया की जितनी भी संख्याएं आपने आज तक देखी है, सुनी है, पढ़ी है, वो सब की सब संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, सबकी सब संख्याएं कैसी है? वास्तविक संख्याएं हैं। कुछ संख्याएं ऋणात्मक भी होती है, देखो, कुछ संख्याएं धनात्मक भी होती है, जीरो भी होता है, कुछ पॉइंटों वाली संख्याएं भी होती है। तो ये सबकी सब संख्याएं कैसी है? वास्तविक संख्याएं है। सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। यदि हम और बात करें, देखो, जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे दर्शाया करते हैं? कैपिटल आर, रियल नंबर। तो कैपिटल आर से हम वास्तविक संख्याओं को दर्शाया करते हैं। कैपिटल आर ये एक संकेत मात्र है, एक वर्ड है जिससे आप वास्तविक संख्याओं को दर्शा सकते हैं। अब वास्तविक संख्याएं जो है वो दो प्रकार की होती है, आप ऐसे याद रखें। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है परिमेय संख्याएं, और एक संख्या होती है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं को हम मतलब q से दर्शा देते हैं। परिमेय संख्याओं को जनरली हम क्यू से दर्शाया करते हैं। हालांकि बहुत कम जरूरत पड़ती है क्योंकि, लेकिन फिर भी, क्योंकि कई बार जब नाम आता है तो वो परिमेय संख्या लिखा हुआ आ जाता है, इसलिए हम समझ जाते हैं। और अपरिमेय संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप की नहीं होती, ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप की नहीं है, उन संख्याओं को क्या कह देते हैं? अपरिमेय संख्याएं कह देते हैं। जैसे जैसे हम रूट 2 की बात कर ले, हम रूट 3 की बात कर ले, हम रूट 5 की बात कर ले, हम रूट 7 की बात कर ले, हम रूट 6 की बात कर ले, हम रूट 8 की भी बात कर ले। और इनके साथ साथ जो पाई होता है, जो पाई आप पढ़ते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, ये पाई जो है वो भी क्या, कैसा नंबर है? एक अपरिमेय संख्या है पाई भी। 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है कि आप पाई इक्वल्स टू हम लिखते हैं 22/7, 22/7। तो 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, और पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों बराबर हो सकती है क्या? नहीं, कभी नहीं। परिमेय संख्या अलग होती है, अपरिमेय संख्या अलग होती है। पाई का मान जो होता है वो 3.14 समथिंग समथिंग होता है, और 22 को 7 से डिवाइड करने पर, बांध देने पर भी कितना आता है? ये 3.14 समथिंग समथिंग आता है। दोनों लगभग एक दूसरे के बराबर होती है, दोनों एग्जैक्ट एक दूसरे के बराबर नहीं होती। इसलिए 22/7 एक परिमेय संख्या है, और पाई एक अपरिमेय संख्या है। दोनों के मान लगभग बराबर होते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इजी वे में बनाने के लिए, पाई का मान जो है वो हम 22/7 लिया करते हैं। और परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आती है? जो p बाई क्यू के फॉर्म की, एक तो जो कंप्लीट नंबर आ जाते हैं वो भी आ जाते हैं, पॉइंटों वाले भी आ जाते हैं, ठीक है।
तो अब और हम बात करें, देखो जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या भी जो है वो दो प्रकार की होती है। परिमेय संख्या भी कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। दो कौन कौन से प्रकार होते हैं? देखो, एक तो भिन्नात्मक संख्याएं होती है, तो भिन्नात्मक संख्याएं, और एक पूर्णांक संख्याएं। एक होती है पूर्णांक संख्याएं जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। भिन्नात्मक संख्याओं का कोई साइन नहीं है, इसका जिक्र कम होता है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं जो होती है, भिन्नात्मक संख्याएं तो आप समझ गए, 1.5, 2.5, 3.7, इस तरह के जो पॉइंटों वाले संख्याएं होते हैं, या जैसे हमने लिख दिया 4/3 लिख दिया, 10/5 लिख दिया, या 10/4 लिख दिया, इस तरह की जो संख्याएं होती उनको तो हम भिन्नात्मक कह देते हैं। और पूर्णांक, जो पूर्णांक होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। इसमें जैसे हम बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, इधर चलता जाता है, इधर -1, -2, और ये इधर चलता जाता है। इन ऐसी संख्याओं को क्या कह देते हैं? पूर्णांक संख्या कह देते हैं। अब यदि हम और आगे बात करें तो जो पूर्णांक संख्याएं होती है वो भी दो प्रकार की होती है। देखो, अब पूर्णांक संख्याएं गुरुजी दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। एक तो हमने लिख दिया ऋणात्मक पूर्णांक, और एक हमने लिखा धनात्मक पूर्णांक। अब ये जो धनात्मक पूर्णांक है इसको हम जेड प्लस से दर्शा देते हैं या फिर आई प्लस से भी दर्शा देते हैं। प्लस ऊपर भी लगा देते हैं, नीचे भी लगा देते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक को हम दर्शा देते हैं जेड माइनस से या फिर आई माइनस से। ऋणात्मक पूर्णांक कौन से हुए? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरह से आगे चलते जाते हैं। और धनात्मक पूर्णांक, इसमें जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं, जीरो और धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन से हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होते हैं। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। देखो, दो प्रकार के कौन से? जो एक तो जीरो से स्टार्ट होने वाले, और एक वन से, एक से स्टार्ट होने वाले। जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उनको तो हम कह देते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? जीरो से, मतलब 0, 1, 2, 3 आगे चलती जाती है। और जो एक से स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। जो कहां से स्टार्ट होती है? एक से, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलती जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से संख्याओं का विभाजन है। अब इसमें देखो, एक होती है भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या कौन सी होती है? देखो, यदि हम बात करें भाज्य संख्या, भाज्य संख्या होती है जो एक के अलावा और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती है। उस संख्या को हम क्या कह देते हैं? भाज्य संख्या कह देते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे मान लो 4 लिखा मैंने, 4 4 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, और 2 से भी तो डिवाइड होता है। देखो, मतलब खुद के और एक के अलावा कोई और संख्या भी उसको विभाजित कर पाए तो उस संख्या को हम क्या कह देते हैं? भाज्य संख्या कह देते हैं। जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया। 6 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, तो ये क्या है? एक भाज्य संख्या। ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती है। एक होता है अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो भाज्य नहीं होती। भाज्य कौन सी नहीं होगी? जिनका एक और खुद के अलावा जो किसी से डिवाइड नहीं हो, ऐसी संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती है। मतलब जो या तो जिसमें खुद का भाग जाए या फिर एक का भाग जाए। जैसे जैसे दो, दो या तो एक से विभाजित होती है या फिर दो खुद से विभाजित होती है। जैसे 3, जैसे 5, 4 नहीं हो सकते, 4 2 से भी विभाजित होती है। देखो, इसके बाद यदि हम और बात करें तो 7, 7 खुद से विभाजित होती है या फिर एक से विभाजित होती है। 7 के बाद यदि हम बात करें तो 11, 11 के बाद में बात करें तो 13,
13 के बाद में बात करें तो 17, 17 के बाद में बात करें तो 19, 19 के बाद बात करें तो 23। ठीक है, ये सब संख्याएं कैसी होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। तो भाज्य और अभाज्य, आप मेन पॉइंट इसको समझे आप कि ये क्या है, ये क्या है। बाकी ये सब तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, मेन पॉइंट है इनको समझना, ये आपको समझ में आ जाएगा तो ये चीजें तो आपको खुद भी लिख सकते हैं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी, जिनका वन और खुद के अलावा कोई और भी उनको विभाजित कर पाए, वो तो भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, उसको क्या कह देते हैं, अभाज्य संख्या कह देते हैं। ठीक है, तो ये संख्या, अब हम इसको और थोड़ा सा डिटेल से लिखे तो देखो, सबसे पहले बात करें तो वास्तविक संख्याओं की, तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, जो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की जितनी भी संख्याएं होती है, वो सब की सब संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकती है। ये जीरो, ये इधर माइनस इनफाइनाइट और ये इधर प्लस इनफाइनाइट, और इनके बीच में ये 1 है, ये 2 है, आगे इधर चलता जा रहा है, ये -1 है, ये -2 है, ये आगे इधर चलता जा रहा है। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की जितनी भी संख्याएं, सबको हम क्या कह देते हैं, वास्तविक संख्या कह देते हैं। ठीक है, फिर यदि हम बात करें परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिनको P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। परिमेय संख्या जिनको हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, और जहां Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या है, कोई इंटीजर नंबर है, को प्राइम इंटीजर, या P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, जहां P व Q सहअभाज्य संख्या है। अब गुरुजी सहअभाज्य क्या होता है, सहभाज्य जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, जैसे 5/2, तो 5 और 2 का आपस में कोई ऐसे कोई नंबर नहीं है जो 5 को भी काट सके और 2 को भी काट सके, तो 5 और 2 क्या हो गए, सहअभाज्य संख्या हो गई। जैसे 8 और 9 आगे हो गया, मतलब जैसे 9/8 हो गया, तो 9 और 8 ये भी क्या है, ये भी एक सहअभाज्य संख्या है, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए तो परिमेय संख्या जिनको P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां Q जो है वो जीरो नहीं है, और P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसके बाद यदि हम बात करें अपरिमेय संख्याओं की, तो अपरिमेय जिनको P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √8 है, ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्या। लिख देते हैं, देखो अपरिमेय, √2, √3, √5, √7, √6, √8, ये सब की सब संख्याएं कैसी होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, फिर यदि हम बात करें देखो पूर्णांक संख्याओं की, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच के जो कंप्लीट नंबर है, पूर्ण जो नंबर है, उन्हीं को क्या कह देते हैं, पूर्णांक संख्या कह देते हैं। जैसे 0, -1, -2, -3, इधर माइनस अनंत तक, और ये 1, 2, 3 इधर प्लस अनंत तक चलता है। ठीक है, मतलब इनके बीच वाले नंबर नहीं आते। जो पूर्णांक संख्याएं हैं, वो जो कंप्लीट जो नंबर होते हैं, उन्हीं को क्या कह देते हैं, हम पूर्णांक संख्याएं कह देते हैं। फिर यदि हम और बात करें तो पूर्ण संख्याओं की बात कर लेते हैं। देखो पूर्ण संख्या, वोल नंबर जिसको इंग्लिश में कह देते हैं, और इसको हम जेड से दर्शा देते हैं, इसको हम डब्ल्यू से दर्शा देते हैं। पूर्ण संख्याओं को किससे दर्शाते हैं, डब्ल्यू से दर्शाते हैं। और ये कौन सी होती है पूर्ण संख्या, ये होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये भी डॉट 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 चलता जाता है, कहां तक, प्लस अनंत तक चलता जाता है। फिर और कौन सी होती है, एक होती है प्राकृत संख्या, जिसको हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं।
और ये कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट डॉट, ये भी चलता जाता है। ये कौन सी होती है, प्राकृत संख्या है। फिर एक होती है सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जो हमेशा दो से विभाजित हो, उनको क्या कह देते हैं, सम संख्या कह देते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सब क्या है, सम संख्याएं। और फिर एक होती है विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो, उन्हें क्या कह देते हैं, विषम संख्या कह देते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये भी ऐसे चलता जाता है। ये कैसी संख्याएं हो गई, विषम संख्याएं हो गई। तो ये लगभग सभी नंबर्स जो है, जो संख्याएं हैं वो मैंने लिखी। ये सारी संख्याएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके आगे जो क्लास से पढ़ेंगे उसमें भी बहुत सारे काम आएगी ये। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, नाम से ही समझ में आना चाहिए। अच्छा, पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, अच्छा 0 1 2 3 4 5 इनकी बात कर रहा है। जैसे और प्राकृत संख्याओं का नाम आ जाए, हाँ 1 2 3 इनकी बात कर, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए यहां से। ठीक है, अब देखो हम आगे बात करें। और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, कोई भी जो संख्या है, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। सबसे पहले कोई भी जो संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसको हम अभाज्य गुणनफलों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में यदि लिख दे तो उसी को क्या कहते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। जैसे जैसे मैंने लिखा 8, अब अभाज्य गुणनखंड कैसे पता करते हैं, जैसे 8 है तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कैसे पता करते हैं, इस तरह से हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 का भाग देते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देते हैं जिससे वो विभाजित होती है। तो हमने 2 का भाग दिया तो 2 तिया 8, कितनी बार गया, 3, सॉरी 2 का भाग दिया 2 तिया 8, 2 चौके 8 मतलब 4 बार। ठीक है, 2 का भाग दिया तो 2 चौके 8 है ना, 2 तिया नहीं, 4 बार गया। अब फिर इस 4 में 2 का भाग दे तो कितनी बार गया, 2 बार। फिर इसमें भी 2 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 1 बार। तो मैं इस 8 को क्या लिख सकता हूं, मैं 8 को लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस तरह से लिखने को ही क्या कह देते हैं, ये ही जो रूप है वो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। मतलब किसी भी संख्या को उसके सभी अभाज्य गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना ही अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, उस नंबर को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में यदि हम लिख दे तो वो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। जैसे और यदि हम बात करें, और जैसे मैंने लिया 20, तो 20 पहले 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 का भाग दोगे तो 2 दाया 20 मतलब 10 बार गया। फिर से 2 का भाग दिया तो 2 पंजे 10, फिर 5 का दिया तो 5 एकम 5। ठीक है, तो 20 को हम क्या लिखेंगे, 20 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। और क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, ऐसे भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये 20 का हो गया। और यदि हम बात करें, जैसे मान लो मैंने ले लिया जैसे कोई भी नंबर ले लिया 51। ठीक है, अब 51 देखो ये इस एक से पता चल रहा है कि ये सम संख्या नहीं है, ये एक विषम संख्या है, क्योंकि जिसका पहला डिजिट पहला अंक जो है वो यदि सम नहीं है तो वो संख्या ही सम नहीं है फिर। और सम संख्या ही 2 से विभाजित होती है, विषम संख्या तो 2 से विभाजित नहीं होगी। तो ये 2 से तो विभाजित होगी नहीं, तो 2 के बाद फिर हम बड़ा नंबर ले लेते, 3 लेकर ट्राई करते हैं। तो 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, फिर कितना बचा, जैसे 51 में भाग दिया हमने 3 का तो 3 एकम 3 क्या बचा 2, और ये 1 तो 7 या 21 मतलब कितनी बार गया, 17 बार। अब 17 को 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से बड़ी संख्या ही सोचेंगे,
4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 देखो 7 का भी नहीं जा रहा, 8 का भी नहीं जा रहा, 9 का भी नहीं जा रहा, 9 तो डबल से ही ज्यादा हो गया, 9 दूनी 18। तो मतलब इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें 17, केवल संख्या 17 का ही भाग जाएगा। तो 51 को हम क्या लिखेंगे, 51 को लिख देंगे 3 गुणा 17। ये इस तरह से लिखना ही क्या है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। और जो प्रमेय आपकी 1.1 है वो भी यही प्रमेय है। किसी भी संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, जिस तरह से हमने लिखा। कोई भी नंबर हो, छोटा हो बड़ा हो, इस तरह से हम डिवाइड करते हैं, 2 से विभाजित करना शुरू करते हैं, 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, 6 का, 7 का, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, आगे आपको अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, सिंपल सा है, आप डिवाइड करो और इस तरह से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दो। क्लियर है? चलो फिर आगे बात करते हैं, एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। देखो जैसे कोई भी दो आपको संख्या दे दी, ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, जैसे कोई भी दो संख्या दे दी आपको, जैसे दे दिया मान लो एक तो आपको 10 दे दिया और एक आपको दे दिया 15। ठीक है, ये दो संख्याएं दे दी और इन दोनों संख्याओं का आपको एलसीएम पता करना है और एचसीएफ पता करना है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो जैसे इनके सबसे पहले क्या करो, इनके अभाज्य गुणनखंड पता कर लो। तो 10 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो 2 पंजे 10। अब किससे विभाजित होगा, ये 5 से, 5 एकम 5। तो 10 को मैंने लिखा क्या, 2 गुणा 5, ये मैंने 10 को लिखा। फिर अगली संख्या क्या है, 15, तो 15 के भी अभाज्य गुणनखंड पता करो। अब 15 तो एक विषम संख्या है, तो 2 से तो विभाजित होगा नहीं, तो किससे विभाजित होगा, फिर 3 का भाग जाएगा सबसे पहले तो 3 से विभाजित किया तो 3 पंजे 15, फिर 5 में 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5, तो मैंने 15 को लिखा 3 गुणा 5। तो सबसे पहले जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ पता करना हो, दो संख्याएं हो, तीन संख्याएं हो, तो हम क्या कर लेते हैं, उनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो एलसीएम देखो, एक तो होता है एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। और एक होता है एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। अब लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जैसे कोई दो संख्याओं ए और बी के लिए यदि हम बात करें, कोई दो संख्या है, एक तो ए है और एक हमारे पास है बी, तो जो एचसीएफ होता है ना, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मतलब महत्तम मतलब बड़ा, महत्तम मतलब बड़ा, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे, वही संख्या क्या कहलाती है, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, मतलब कि जैसे एक तो 10 है और एक 15 है, इनका एचसीएफ यदि हम निकालना चाहते हैं, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 10 को और 5 को दोनों को विभाजित कर दे, उससे बड़ी संख्या फिर नहीं होनी चाहिए। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 10 को और 15 सॉरी 10 को और 15 को पूर्णतया विभाजित कर दे, तो 10 को और 15 को पूर्णतया विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 5, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 5। अब ये हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ जो है वो होता है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, जो उभयनिष्ठ भाग है उन गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का,
उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल, उसे ही क्या कह देते हैं हम, एचसीएफ कह देते हैं। तो अब इनमें देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा दिख रहा है आपको, एक अकेला 5 दिख रहा है, देखो उधर 2 है इधर 3 है, तो 2 और 3 तो कॉमन नहीं है, तो 5 दिख रहा है और 5 की घात कितनी है, 1 है। ठीक है, तो दोनों में एक में मिनिमम क्या है, मिनिमम एक ही होगी। यदि एक यहां 2 होती तब भी 5 की पावर एक ही लेते। ठीक है, तो 5 की पावर एक मतलब 5, ये आपके पास क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या हुआ, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। कौन सी दोनों संख्याओं को, जिनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। देखो लघु, लघु मतलब क्या जानते हैं, छोटा, तो लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या हुआ, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से कंप्लीट विभाजित हो जाए, उसको क्या कह देते हैं, एलसीएम। क्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एलसीएम। अब ये कैसे ज्ञात करते हैं, ये ज्ञात करते हैं, देखो अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल। एलसीएम क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल। मतलब अभाज्य गुणनखंड दोनों दोनों में, अब कॉमन जो उभयनिष्ठ है वो नहीं लेना। अब देखो जिस सारे फैक्टर आने चाहिए, सबके सब आने चाहिए। जैसे अब यदि इनका हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, तो एक तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 है, 5 है और 3 है। तो 2 की अधिकतम घात कितनी, एक ही है। 3 की अधिकतम घात एक है, और 5 की अधिकतम घात भी कितनी है, एक है। तो इनका गुणनफल मतलब 5 या 15 दूनी 30, तो एलसीएम क्या आ गया, 30। ठीक है, अब देखो 23 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 10 और 15 दोनों से विभाजित हो जाती है, और 5 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतया विभाजित भी कर दे। तो ये अंतर होता है। ये लाइन आप हमेशा याद रखें, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, कि एचसीएफ होता है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल, और एलसीएम होता है अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल। अब देखो एक और हम यहां से एक जो रिलेशन है, संबंध स्थापित करते हैं, कौन सा, मैं इन दोनों संख्याओं को गुणा करता हूं, 10 गुणा 15, तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और मैं ये एचसीएफ इंटू एलसीएम करता हूं, तो 5 गुणा 30, ये भी कितना आ रहा है, 150। तो मतलब ये और ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यहां से हम लिख क्या सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए कोमा बी, ये बराबर होगा किसके, दो संख्याएं a गुणा b के, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो कई क्वेश्चन तो इससे डायरेक्ट ही हो जाते हैं। क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर a गुणा b। क्लियर है, तो यदि आपको क्वेश्चन में इस तरह से कह दे कि आप एलसीएम ज्ञात करो या फिर एचसीएफ ज्ञात करो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कर, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। और फिर जब आपको एचसीएफ पता करना है, एचसीएफ, तो आपको उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल लेना है, और आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल लेना है, और आपको उनको गुणा करके फाइनल आंसर बता देना है। क्लियर है, चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखो उदाहरण एक की बात करते हैं। उदाहरण एक क्या है,
संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। आपको ऐसे पूछ रहा है कि 4 की घात n जो है, n एक प्राकृत संख्या है। n एक प्राकृत संख्या कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 7, ये n का मान है। और जो 4 की घात n है वो 0 पर समाप्त होती है। 0 पर समाप्त का मतलब कि जैसे मैंने n की जगह 1 लिखा तो क्या आया हमारे पास? 4 आया। n की जगह 2 लिखा, 4 का स्क्वायर कितना आया? 16 आया। n की जगह आपने 3 लिखा तो 4 का क्यूब कितना आया? 64, 64 आया। ठीक है, तो क्या ये 0 पर समाप्त हो रहा? अगला डिजिट 0 बन रहा है क्या? नहीं 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 बन रहा। तो क्या आगे n की वैल्यू बढ़ाने पर क्या 0 पर खत्म हो सकता है क्या? चलो देखते। जैसे मैंने लिखा 10, तो 10 के अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आया? 2 गुणा 5। मैंने लिखा 20, 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या करेंगे? 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 दूनी 20। ठीक है, तो जो भी 0 पर खत्म हो रहा है, कोई भी अंक ले लो जो 0 पर खत्म हो रहा है, उसके अभाज्य गुणनखंड हमेशा 2 और 5 दोनों होंगे, क्योंकि 2 और 5 गुणा होकर ही तो 0 बनाएंगे। देखो, अदरवाइज 0 बनेगा कैसे? तो जो भी संख्या 0 पर खत्म होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 भी होगा और 5 भी होगा। उसके अभाज्य गुणनखंड करके देख लो, यदि 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो वो 0 पर समाप्त होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम बात करें 4 की पावर n, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 4 को मैं लिख दूं 2 गुणा 2 की पावर n। अब इसमें दो दो तो है, दो मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, और जब तक 5 इंक्लूड नहीं होगा तब तक ये 0 नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? n के किसी भी मान के लिए, 4 की पावर n के किसी भी मान के लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। n का कोई भी मान आप इसमें रख दो, ये 0 पर खत्म कभी भी नहीं होगा। क्लियर है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। लेकिन 0 पर खत्म होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 भी होना चाहिए और 2 के साथ साथ 5 भी होना चाहिए, तब वो 0 पर खत्म हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ते। और जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ही एक क्वेश्चन खत्म हो, उस क्वेश्चन खत्म होने पर हमेशा बोला करो जय श्री राम। इससे क्या होगा? इससे हमेशा आपका पढ़ने का जी करेगा, पढ़ाई में मन लगेगा और आउटपुट भी बढ़िया मिलेगा। देखो, आप जब भी राम का नाम बार बार रिपीट करेंगे तो उससे क्या है कि आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ेगा, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। हर दिन आप बोला करें, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, आदत ऐसी डाल लो कि आप हर क्वेश्चन पर राम का नाम, जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट जय श्री राम, फिर अगला क्वेश्चन करो। ठीक है, फिर वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फिर बोलो जय श्री राम, फिर अगला क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर जय श्री राम, फिर उससे अगला क्वेश्चन कंप्लीट करो। हर क्वेश्चन पर राम का नाम आप लेते जाएं। उसके बाद आउटपुट देखिए, पढ़ाई के साथ साथ राम की ताकत जो है वो आपके साथ काम करेगी, और जब राम की ताकत आपके साथ काम करने लग जाए तो फिर उसका आउटपुट का तो कहना ही क्या। ठीक है, तो चलो देखो, हम नेक्स्ट एग्जांपल उदाहरण नंबर दूसरा करते हैं। क्या है उदाहरण नंबर दूसरा? संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना। देखो, वैसा ही क्वेश्चन हमने अभी किया। जैसे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा हमें? इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कर, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं 6, तो 6 को किससे विभाजित होगा? सबसे छोटा नंबर
2 से विभाजित हो जाएगा देखो, तो 2 से विभाजित कर दो। तो 2 से आप यदि विभाजित करते हो तो 2 तिया 6, 3 बार जाएगा। अब 3 किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 6 को हम क्या लिखेंगे गुरुजी, 6 को लिख देंगे 2 गुणा 3। 6 को हम क्या लिख देंगे, 2 गुणा 3। और फिर हम 20 के अभाज्य गुणनखंड पता करें, देखो 20, तो इसको 2 से विभाजित किया, तो 2 से विभाजित किया तो 10, 10 को 2 से विभाजित किया तो 5, और 5 को 5 से विभाजित किया तो 1। तो 20 जो है वो क्या हुआ आपके पास, 2 गुणा 2 गुणा 5, या फिर और क्या लिख सकते हैं, 20 को हम 2 का स्क्वायर गुणा 5 की पावर 1। भाई 2 दो बार है तो इसलिए इसको स्क्वायर लिख दिया, ऐसे पढ़ लेते हैं। अब यदि हम बात करें देखो HCF की, तो HCF हम क्या जानते हैं, HCF हम जानते हैं उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल। अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, इसमें तो 2 और 3 है, और इसमें 2 और 5 है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गया, देखो 2 दोनों में है, तो HCF बराबर हम लिखेंगे 2, और 2 की न्यूनतम घात कितनी है, यहां तो 2 है, और यहां पे न्यूनतम घात कितनी है, 1 है। तो कम 1 और 2 में कम कौन सा, 1, तो इसको लिख दिया 2 की पावर 1। और फिर यदि हम बात करें LCM, तो LCM हम क्या जानते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल, या फिर अधिकतम घात। तो जो LCM होगा देखो, तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, एक तो 2 है देखो, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, वहां 1 है यहां 2 है, तो 2 की अधिकतम कितनी हुई, 2 हुई। फिर एक 3 है, तो 3 की अधिकतम घात, यहां पे 3 की घात कितनी है, 1 ही है, तो ये 3 की घात 1 इंटू, और फिर 5, और 5 है तो 5 की अधिकतम घात भी कितनी है, 1 है, तो इनको गुणा कर दो, एलसीएम आ जाएगा। देखो तो एलसीएम आपके पास क्या हुआ, देखो ये तो कितना हुआ 4, और ये 5 तिया 15, और 15 चौक 60, तो 60 इन दोनों संख्या हुआ क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देख लो 60 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसको 6 और 20 दोनों विभाजित कर पाए, और 2 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 और 20 दोनों को विभाजित कर पाए। आ गया समझ में, तो बोलो जय श्री राम। फिर यदि हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 की, ये क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, और फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। तो हमें एक तो पहले HCF ज्ञात करना है, और फिर इनका LCM ज्ञात करना है। तो देखो 96 इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड करने चाहिए, हमें अभाज्य गुणनखंड करने चाहिए, सॉरी। तो 96 को डिवाइड करते हैं, ये एक क्या कैसी संख्या है, सम संख्या है, क्योंकि इसका पहला जो अंक है वो सम है 6, तो इसको 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये तो 2 से डिवाइड करोगे ये 4, और फिर ये 8, फिर से 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर से 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12, फिर से 2 से डिवाइड कर दो, 2 तिया 6, फिर से 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 1। तो 96 जो है वो आपके पास क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, या फिर और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1। ये हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब और दूसरा कौन सा नंबर है, 404। अब ये भी देखो एक सम संख्या है, तो ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूनी 4,
फिर ये 0, 2 दूनी ओजू 4, और फिर हम इसको फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, ये 0, फिर 2 एकम 2। और अब 101 को आप किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 101 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, फिर किससे होगा, 101 से ही होगा। मतलब 101 खुद एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो ये 101 से ही विभाजित होगी। तो हम लिखेंगे 404 को क्या लिख देंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 101, या फिर 404 बराबर और क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणा 101। अब देखो, अब हम ज्ञात करें एचसीएफ। एचसीएफ हम क्या जानते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। तो एचसीएफ उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, केवल 2 है देखो, और इधर 3 है, इधर 101 है, तो 2 की न्यूनतम घात कितनी है, उधर 5 है, इधर 2 है, तो 5 और 2 में न्यूनतम कौन सा हुआ, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 4। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम या तो हम ऐसे कर ले कि जैसे एलसीएम, एलसीएम हम क्या जानते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल। तो 2 की पावर 5, भाई अधिक 2, 2 की अधिकतम पावर कितनी है, 5 है, फिर एक 3 है, 3 की पावर 1, और फिर 101, इनको गुणा कर लोगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। या फिर हम ये भी जानते हैं देखो कि 96 मल्टीप्लाई 404 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। हम जानते हैं देखो ए मल्टीप्लाई बी, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये तो ये 96 गुणा 404 बराबर एलसीएम, और एचसीएफ आपके पास कितना है, 4 है। अब इस 4 का इधर भाग दे दोगे, ये 4 इधर आएगा, तो 96 गुणा 404, इधर आते आते ये किस में आ जाएगा, बट्टे में, बराबर इधर क्या बच जाएगा, एलसीएम। तो 4 का भाग दे दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 101, 101 आ जाएगा। अब 96 को 101 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम जो होगा वो आपके पास हो जाएगा 96 एकम 96, ये 9, और फिर से 9 और 96, तो 9696, ये आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम। या फिर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, 9196 आ जाएगा। देखो ये 2 की घात 5 कितना, 16, ये सॉरी 32, और 32 96, 96 गुणा 101, वही आपके पास लिखा हुआ 96 गुणा 101। क्लियर है, आया समझ में, तो बोलो जय श्री राम। अब हम बात करें नेक्स्ट उदाहरण नंबर 4। अब देखो जब 3 संख्याएं आ जाए, अब हमारे पास 3 संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो अब यदि 3 संख्याएं आ जाए तो तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड पता कर लो, और फिर जो एचसीएफ होगा वो तो उभयनिष्ठ, जो तीनों में उभयनिष्ठ है उनकी न्यूनतम घातों का गुणनफल, और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड सब में तीनों में आने चाहिए। देखो जैसे क्वेश्चन करते हैं कैसे, जैसे एक तो पहला काम क्या है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो 6 को डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो 2 तिया 6, फिर ये 3 एकम 3, तो 6 को लिख दिया मैंने क्या, 2 गुणा 3। फिर 72 को डिवाइड करो, देखो तो 2 से डिवाइड किया तो ये कितना, 36 आ जाएगा, 36 दूनी 72, फिर से 2 से डिवाइड कर दिया तो 18 दूनी 36, फिर से 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 9, और ये 3 से डिवाइड करोगे तो 3, फिर से 3 से डिवाइड कर दोगे तो 1, तो जो 72 है आपके पास वो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 72 बराबर और क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब गुणा 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 72। और फिर यदि हम बात करें तीसरी 120, इसको 2 से विभाजित कर दो पहले,
तो कितनी बार जाएगा ये 6, 0 60 बार। फिर से 2 से डिवाइड कर दोगे 30 बार जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करोगे 15 बार जाएगा। 15 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 को किससे डिवाइड करोगे 5 से, तो कितनी बार जाएगा 1 बार। तो 120 जो है वो आपके पास क्या हुआ, 2 तो कितनी बार है 3 बार, तो 2 का क्यूब लिख दिया। 3 कितनी बार है 1 बार, और 5 कितनी बार है 1 बार। ठीक है, ये हमने तीनों के अभाज्य गुणनखंड पता कर लिए। अब हम क्या जानते हैं, देखो HCF बराबर, HCF हम जानते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंडों उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। तो देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं, HCF। उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो, एक तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो 2 सब में है, तो 2 की मिनिमम घात यहां 3 है, यहां 3 है, वहां 1 है। तो इनमें मिनिमम घात कितनी है 1। फिर यदि हम बात करें, देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है, तो 3 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो 3 की मिनिमम घात कितनी है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 2 है, वहां पे भी 1 है। तो मिनिमम घात कितनी 1 की हो जाएगी, तो 3 दूनी 6। ये आपके पास क्या आया, HCF आया। देखो फिर यदि हम बात करें LCM की, तो LCM हम क्या जानते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात। अधिकतम घात, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड देखो कौन कौन से, एक तो 2 है, तो 2 की अधिकतम घात यहां 3 है, यहां पे भी 3 है, वहां 1 है। तो 1 3 3 में कौन बड़ा, 3 ही बड़ा, तो 2 की घात 3 ले लिए। फिर 3 है, 3 की अधिकतम घात देखो, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां पे भी 1 है, तो अधिकतम कितना है 2, तो 3 का स्क्वायर ले लिया। और फिर क्या है, 2 3 इधर पूरे हो गए, 5, 5 की अधिकतम घात कितनी है 1 है। अब इनके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है, हमने सबको लिख दिए। देख हमने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 2 3 5, 2 3 2 3। ठीक है, तो सारे आ जाते हैं एलसीएम में। अब इनको गुणा कर दो, देखो एलसीएम बराबर, ये तो 8 और ये 9 और ये 5, तो 8 पंजे 40 और 40 9 चौक 36, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 360। इन तीनों को गुणा कर देंगे, देखो आप ऐसे कर दो कि 8 पंजे 40 गुणा 9 और 9 चौक 36, 360। आ गया समझ में। तो इस तरह से यदि आपके पास संख्याएं 2 नहीं 3 संख्या भी दी हुई है, तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा। इससे कॉन्सेप्ट से आप सोल्व करोगे कौन सा, कि एक तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात, ये तो HCF है, और एलसीएम अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात। सिंपल है, बस जब भी आपको एलसीएम HCF पता करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड पता करने हैं सबसे पहले, और ये लाइन याद रखनी है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात और अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात। ये HCF का मतलब है और ये LCM का मतलब है। फिर इनमें देख लो, मल्टीप्लाई करके लिख दो। क्लियर है, ये आपके एग्जाम कंप्लीट, एग्जाम्पल जो है, उदाहरण जो है वो कंप्लीट हुए। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम प्रश्नावली 1.1 के सभी जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।